हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एफ एन ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हमने सीरीज स्टार्ट किया था। और उसमें हमने देखा था कि ऑप्शंस जो है वो क्या रहता है, और वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि ऑप्शंस जो है वो ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है अंडरलाइंग एसेट के बीच में, बायर्स और सेलर के बीच में। ठीक है। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक अंडरलाइंग एसेट होता है। तो हमने एग्जांपल में देखा था कि हमारा अंडरलाइन एसेट जो था वो लैंड था, राइट। और बायर्स और सेलर्स जो है उसके बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था 6 मंथ के लिए, राइट। उसको हम बोलते थे ऑप्शन, राइट। अभी वो केस जो है वो हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो वो एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूँ और उसके मदद से हम समझेंगे कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो क्या रहता है। वो एग्जाम्पल था, उसमें बेसिकली ये था कि कोई एक ज़मीन था, उसमें एक जो पर्सन है उसको पता चलता है कि उसके पास से जो रेलवे है, रेलवे क्रॉस होने वाला है। तो वो ज़मीन का जो है वो भाव बढ़ने वाला है। ठीक है। वो क्या करता था कि जो ज़मीन का मालिक है, ठीक है, उसको लेट से हम बी बोलते थे। ठीक है। और ए जो है वो बायर था, राइट। अभी ए जो है वो बी के पास जाता है और बोलता है कि तो 6 महीने के लिए ये ज़मीन किसी को नहीं बेचेगा। क्यों ऐसा बोला उसने? क्योंकि 6 महीने के बाद जो है वो न्यूज़ आने वाली थी कि रेलवे क्रॉसिंग जो है वो ये ज़मीन के पास से गुजरेगी या नहीं। ठीक है। अभी न्यूज़ जो है वो कंफर्म नहीं है। न्यूज़ कंफर्म 6 महीने के बाद होने वाली है। ठीक है। ये हमारा रेलवे क्रॉसिंग है। ठीक है। बायर जो ए है वो बी को क्या बोल रहा है कि तू 6 महीने के लिए अपने ज़मीन किसी को भी मत बेच। अभी बी जो है उसके लिए जो ए है वो 1 लाख रुपए बी को दे देता है। ठीक है। हमने ये देखा था कि जो 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते थे एक्सपायरी। और जो 1 लाख रुपए उसने दिए थे, ठीक है, उसको हम बोलते थे प्रीमियम। ठीक है। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है वो हम समझेंगे। एक्सपायरी क्या है वो हमें पता चल जाए कि बायर ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, उसको हम एक्सपायरी बोलते हैं। और जो भी बायर्स जो ए है उसने बी को जो अमाउंट दिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको हम बोलते थे प्रीमियम। ठीक है। अभी ए क्या बोल रहा है कि भाई तू 6 महीने के लिए किसी को अपनी ज़मीन मत दे। ठीक है। अभी करंट जो इसका ज़मीन का भाव लेट से चल रहा है 10 लाख रुपीस। ठीक है। ए क्या बोल रहा है कि अगर 6 महीने के बाद जो है वो मैं तेरी ज़मीन को 20 लाख में या तो खरीद लूँगा, ठीक है, या तो नहीं खरीदूंगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें ए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट तो 6 महीने के लिए बी जो है वो अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। ठीक है। दूसरा कि अगर 6 महीने के बाद ए ने बोला कि मुझे ज़मीन खरीदनी है तो उसको 20 लाख रुपए में खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। अगर 6 महीने के बाद ए बोल रहा है कि मेरे को ज़मीन नहीं खरीदनी है तो 1 लाख रुपीज़ जो है वो उसने जो बी बी को दिए है वो चले जाएंगे। ठीक है। सो ए के पास पावर क्या है कि वो 6 महीने में अपना डिसीजन ले सकता है। दूसरा कि उसको अगर समझिए कि रेलवे क्रॉसिंग पास हो गया तो उसको 20 लाख में ज़मीन खरीदनी पड़ेगी बी से। ठीक है। और अगर नहीं पास हुआ तो जो उसके 1 लाख रुपीज़ है वो चले जाएंगे, यानी वो बी के पास ही रहेंगे। अल्टीमेटली बी जो है वो प्रॉफिट, बी ये ऐसा सोच रहा है कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ, राइट। क्योंकि या तो वो 20 लाख में ज़मीन खरीदी है क्योंकि मेरी ज़मीन तो 10 लाख रुपए की है। ठीक है। लेकिन बी को पता नहीं कि उसके ज़मीन के भाव ऐसे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो बी क्या सोच रहा है कि वैसे भी 6 महीने के लिए अगर मैं होल्ड कर देता हूँ तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कि वैसे भी या तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, या तो अगर बी ए जो है ज़मीन नहीं खरीदता तो उसको 1 लाख रुपए तो वैसे भी मिलने रहे। और अगर खरीद लेता है तो उसका जो ज़मीन का वो 10 लाख रुपीज़ है वो ए से उसको 20 लाख में मिल जाएगा। तो बी ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। ठीक है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है 6 महीने के लिए, और ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी कि ए जो है वो 6 महीने के बाद डिसीजन ले सकता है कि वो 20 लाख में खरीदेगा या फिर जाने देगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते थे ऑप्शन। ठीक है।
अभी हो क्या रहा है कि ये जो न्यूज़ है, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को ऐसे पता चल जा रही है कि ये ज़मीन के पास से ऐसे रेलवे क्रॉसिंग होने वाला है। तो लोग क्या करते हैं कि कोई पर्सन सी आ रहा है बी के पास, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, ठीक है। सब लोग क्या हुआ है कि बी के पास आ रहा है अलग अलग ऑफर लेके, ठीक है। सो बी क्या बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी सेटलमेंट जो है वो ए के साथ हो चुका है 20 लाख रुपए में, या तो वो खरीदेगा या तो वो जाने देगा। तो अभी सी क्या बोल रहा है बी को कि ए तेरे को 20 लाख दे रहा है ना, मैं तेरे को 30 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। तू 6 महीने के लिए किसी को ए को जमीन मत बेचना, या किसी को भी जमीन मत बेचना। या तो मैं 6 महीने के बाद आपको बताऊंगा कि 30 लाख रुपए में मैं जमीन खरीदूंगा, या तो मेरा प्रीमियम जो है, जो ए ने तुझे को 1 लाख रुपए दिया है ना, तो मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। सो सी और बी के बीच में क्या डील हो रहा है कि अगर सी जो है वो 6 महीने के बाद बताएगा, अगर उसको जमीन खरीदना है तो बी को उसको 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। या तो फिर अगर जमीन नहीं खरीद रहा है तो वो जो प्रीमियम उसने 1.5 लाख रुपए दिया है बी को, वो चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बी को तो ऑलरेडी सोच रहा है कि मेरे को 1 लाख भी मिल रहा है, 1.5 लाख भी मिल गए, ठीक है। और जो भी हाईएस्ट प्राइस जो अगर कोई खरीदने के लिए तैयार होगा तो मैं उसको बेच दूंगा, क्योंकि बी के पास बेचने की अथॉरिटी है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि डी भी आ रहा है, चलो। सो डी बी को क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को तेरे जमीन के 40 लाख रुपीस दूंगा, ठीक है, और मैं तेरे को एडवांस जो है वो 2 लाख रुपए दे दे रहा हूँ, लेकिन तू सी को या किसी और को जमीन मत बेचना 6 महीने के लिए, ठीक है। सो 6 महीने के लिए सब लोग अपना अपना बुकिंग जो है करवा रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ए ने 10 लाख में, सॉरी 20 लाख में डील किया, सी ने 30 लाख में, डी ने 40 लाख में, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि जो 20 लाख रुपए ए पे कर रहा है, 30 लाख रुपए में सी ने डील किया है, 40 लाख रुपए में डी ने डील किया है। दूसरा जो डिफरेंस है वो प्रीमियम में है, यानी कि ए ने बी को 1 लाख रुपए दिया था, सी ने बी को 1.5 लाख रुपए दिए, और डी ने बी को 2 लाख रुपीस दिए, राइट। सो ये दोनों डिफरेंस है, एक ये प्रीमियम जो उन्होंने एडवांस पे किया है वो, और जमीन का भाव, वो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो अभी ऑप्शंस में हम इसको क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अलग अलग प्राइस दिख रहे हैं, जैसे कि 20 लाख रुपए में मान गया, फिर 30 लाख रुपए ने ऑफर किया, 40 लाख रुपए में ऑफर किया, तो ये जो अलग अलग भाव है उसको हम बोलेंगे ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एसपी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ए का स्ट्राइक प्राइस अलग है, सी का स्ट्राइक प्राइस 30 लाख रुपीज है, डी का स्ट्राइक प्राइस 40 लाख रुपीज है, ठीक है। सो अलग अलग जमीन के जो भाव है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। दूसरा जो जो भी जिन्होंने एडवांस पे किया है, जैसे कि ए ने 1 लाख रुपए एडवांस पे किए, ठीक है, ऐसे एज अ टोकन पे किया है, ठीक है। सी ने बी को टोकन 1.5 लाख रुपए दिए, डी ने बी को टोकन 2 लाख रुपए दिए। तो यहाँ पे टोकन भी सबके अलग अलग है, क्योंकि जमीन के भाव भी सबके अलग अलग है। तो जो टोकन थे उसको हम बोलते थे ऑप्शन में प्रीमियम। सो हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है उसका हर एक का प्रीमियम भी डिफरेंस होगा, ठीक है। सो अगर हम ऑप्शंस के रिलेटेड देखें तो हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है उसका हर एक भाव, हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम भी अलग अलग होगा, ठीक है। देख लेते हैं हम निफ्टी में एज अ ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये मैं हटा दे रहा हूँ। लेट से ये मेरा ब्रोकर है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली ऑप्शन चेन मिल जा रहा है। सो अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी का जो भाव है अभी चल रहा है 24,911 पे, ठीक है। 10-11 अभी चेंज हो रहा है मार्केट लाइव है तो। सो यहाँ पे देखिए कि स्ट्राइक प्राइस है वो हर एक 50 पॉइंट के डिफरेंस में, यानी 24,650 है, 24,700 है, 24,750 है, ठीक है, 24,900, हर एक जो दो स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस, ठीक है। तो जो हमने जमीन के केस में देखा कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस थे, वैसे भी निफ्टी में हर एक स्ट्राइक प्राइस जो है 50 पॉइंट के डिफरेंस में आपको दिख रहा है। सो ये जो बीच वाला है उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है 246, 278, राइट, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रीमियम,
ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, लेट से ये स्ट्राइक प्राइस का दो प्रीमियम है, एक कॉल साइड का प्रीमियम है और एक पुट साइड का प्रीमियम है। ठीक है। जैसे कि हमने अगले लेक्चर में देखा था कि सी जो है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है तो हम सी के ऊपर फोकस करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है तो आप पी जो है वो बाय करते हो। ठीक है। जो एक स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल के प्रीमियम रहते हैं और पुट के भी प्रीमियम रहते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 24,650 से अपसाइड जाने वाला है तो आप कॉल साइड का प्रीमियम जो है वो बाय कर सकते हो, और उससे नीचे जाने वाला है तो आप पुट साइड का प्रीमियम बाय कर सकते हो। ठीक है। जमीन के केस में हमने देखा था कि एज अ टोकन 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दे रहे थे, वहां पे उसको हम बोलते थे प्रीमियम। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस है। जैसे कि जमीन के केस में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वो स्ट्राइक प्राइस थे। यहाँ पे निफ्टी के केस में ये जो बीच में आपको दिख रहा है 24,850 वो स्ट्राइक प्राइस है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो आपको ये दिख रहा है वो कॉल साइड के प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम है। ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा है। वहाँ पे हमने देखा था कि 6 महीने में जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर हो जाता था। तो यहाँ पे निफ्टी में भी देखिए कि यहाँ पे 15 मई जो है, 3 दिन बाकी है। ठीक है। वहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्सपायरी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 मई तक वैलिड है। जो हमने जमीन के केस में देखा था कि 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुए थे, राइट। 6 महीने के लिए वो जो है वो किसी को भी अपने जमीन जो है वो बेच नहीं कर सकता, तो उसको हम बोलते थे एक्सपायरी। सिमिलरली निफ्टी में भी हर एक दिन का, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी रहता है। जैसे कि अभी 15 मई को एक्सपायरी है, उसके बाद 22 मई को जो है वो एक्सपायरी होगा। थर्सडे को जो है वो निफ्टी का एक्सपायरी रहता है। ओके। हर एक वीक के थर्सडे में निफ्टी का एक्सपायरी रहता है। नाउ आगे देखते हैं। हमने ये सब देख लिया कि ऑप्शंस जो है वो क्या रहता है, उसमें स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है, उसके बाद एक्सपायरी क्या रहता है, प्रीमियम जो है वो क्या रहता है, राइट। अभी हर एक जो एंटिटीज जो रहता है, यानी कि जो लैंड के केस में था, राइट। तो उसमें अंडरलाइंग एसेट, जैसे मैंने बोला था कि लैंड है। तो यहाँ पे जो निफ्टी में रहता है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो अगर हम बात करें, तो उसमें अंडरलाइन एसेट जो है वो निफ्टी होता है। अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें अंडरलाइन एसेट जो है वो बैंक निफ्टी रहेगा। हर एक जो एंटिटीज रहता है, हर एक अंडरलाइंग एसेट रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है, लॉट साइज डिफरेंट रहता है। ठीक है। अभी जो निफ्टी के अगर आप देखोगे कि एक लॉट जो है वो 75 का हो चुका है। यहाँ पे मैंने 25 लिखा है। ठीक है। बट अभी जो है वो चेंज हुआ है रिसेंटली, तो उसमें एक लॉट में आपको 75 क्वांटिटी जो है वो मिलता है। ठीक है। उसमें हर एक बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो अलग रहेगा। तो निफ्टी में अभी जो है वो 75 हो चुका है। निफ्टी का अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो आपको 75 क्वांटिटी मिल जाएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का जो है वो 30 है। ठीक है। आपको अगर एक बैंक निफ्टी का एक लॉट अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी की 30 क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है। ये हम डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको ब्रोकर का जो ऐप है वो कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा उसमें। ठीक है। बट हर एक अंडरलाइंग एसेट जो है उसकी क्वांटिटीज डिफरेंस होती है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्या रहता है। ठीक है। अगेन हम जो हमारा लैंड वाला केस है उसमें वापस आ जाते हैं। उसमें क्या होता था कि पहले जो बी के पास एक ही बायर था, उसके बाद उसके पास सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया। ठीक है। बहुत सारे बायर्स जो है वो आने लगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे, यानी अलग अलग जमीन का भाव लेके डी के पास आने लगे, सॉरी बी के पास आने लगे। ठीक है। यहाँ पे जो भी एक्टिव बायर्स है, जो बी के पास डील कर रहे हैं, बी के पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि ए, सी, डी, ई ऐसे अलग अलग बायर्स है जो बी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए, सी, डी, ई जो है वो एक्टिव बायर है, बी की जमीन को खरीदने के लिए वो लोग क्या है, एक्टिव है, यानी वो इंटरेस्टेड है। या फिर ऐसा कह दीजिए कि
जो हमारे ए, सी और डी, ई जैसे है, वो बी की जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरेस्ट। तो जितने भी नंबर ऑफ लोग हैं जो जमीन को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बायर्स और सेलर, नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स, कितने एक्टिव नंबर ऑफ बायर और कितने एक्टिव नंबर ऑफ सेलर है, उसको हम बोल देंगे ओपन इंटरेस्ट। मान लीजिए कि निफ्टी का 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस में, तो मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको OI दिख रहा होगा, OI यानी कि ओपन इंटरेस्ट। तो लेट से मैं 24,900 का स्ट्राइक प्राइस कंसिडर कर रहा हूँ, उसके लिए प्रीमियम ये है, और उसमें आपको दिख रहा है 37.9 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। सो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि 24,900 जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितने बायर्स और सेलर्स है एक्टिव है। तो यहाँ पे 37 लाख जो है वो लोग एक्टिव बायर्स है। ठीक है, सी के लिए। सो ओपन इंटरेस्ट का मतलब, जैसे कि हमने जमीन के केस में देखा कि कितने एक्टिव लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं जमीन को बाय करने के लिए, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा। सो 24,850 पे 14 लाख ओपन इंटरेस्ट है। सिमिलरली 24,800 पे 40 लाख लोगों जो है वो ओपन इंटरेस्ट है, यानी एक्टिव बायर्स और सेलर्स है, राइट। सिमिलरली पीई साइड भी आपको ओपन इंटरेस्ट अलग अलग दिखेगा। सो 24,600 पे आपको ओपन इंटरेस्ट 69.61 लाख लोग हैं, यानी ये एक स्ट्राइक प्राइस पे इतने लोग हैं जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इतने लोग हैं जिसका इंटरेस्ट जो है वो ये स्ट्राइक प्राइस में, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको इन शॉर्ट अगर आप बोले कि कितने पोजीशन जो है वो अभी एक्टिव है, जैसे कि हमने देखा कि 24,600 पे लेट से 30 लाख रुपीस, 30 लाख ओपन इंटरेस्ट है, यानी 24,600 की स्ट्राइक प्राइस में इतने लोग एक्टिव है, 30 लाख लोग एक्टिवली लुकआउट कर रहे हैं, वो लोग बाय या सेल का सोच रहे हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि सी यानी कॉल यूरोपियन का ओपन इंटरेस्ट जो है वो अलग था, और पुट यूरोपियन का ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंस होता है, राइट। अभी हम देखते हैं चेंज इन OI क्या रहता है। जब भी लेट से मैं 5 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, अभी मैंने 24,000 जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें 30 लाख ओपन इंटरेस्ट देखा, फिर 5 मिनट के बाद अगर मैंने देखा तो वो लेट से 29 लाख हो गया। ठीक है, तो वो डिक्रीज 1 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट। उसमें क्या होता है कि कोई भी जो ओपन इंटरेस्ट पहले था उसमें प्लस या माइनस जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं या कितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट इन शॉर्ट करंट टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, और चेंज इन OI को क्या बोल रहे हैं कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड और रिमूव, जो भी आज के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, तो उसको हम चेंज इन OI बोलते हैं। चेंज इन OI जो है वो जनरली डे बाय डे मेजर किया जाता है, जैसे कि लेट से आज के दिन के लिए 24,000 स्ट्राइक प्राइस में कितने एक्टिवली ओपन इंटरेस्ट था। ठीक है, तो डे के बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे कि कल जो है वो 24,000 स्ट्राइक प्राइस में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, तो उसके हिसाब से चेंज इन OI जो है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो चेंज इन OI जो है वो जनरली 1 डे के लिए मेजर होता है। एक दिन में कितने एक्टिव बायर्स रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है उसको हम चेंज इन OI बोलेंगे। ठीक है, और एक दिन में कितने एक्टिव लोग हैं उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे। नाउ OI के कुछ इंटरप्रिटेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी एक सिचुएशन ऐसा है कि आप देख रहे हो कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो है उसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। जैसे कि अगर निफ्टी का लेट से कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट
बढ़ रहा है और निफ्टी भी बढ़ रहा है, यानी निफ्टी का प्राइस भी अपसाइड जा रहा है, तो उसका मतलब सिंपल है कि ट्रेडर्स जो है वो बुलिश पोजीशन अपना बना रहा है। ठीक है, सो जब भी ओआई राइज होए और प्राइस भी राइज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि ट्रेडर्स जो है वो उन्होंने बाय किया है या फिर अपना बुलिश पोजीशन ऐड किया है, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन में बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप, यानी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। सो अगर ओआई भी राइज हो रहा है और प्राइस भी राइज हो रहा है, तो उसका मतलब ट्रेडर्स ने बुलिश लॉन्ग साइड बुलिश पोजीशन बनाया, इसलिए उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, सिमिलरली अगर ओआई राइज हो रहा है, ठीक है, यानी ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या होता है कि ट्रेडर्स जो है उन्होंने बुलिश सॉरी बेरिश पोजीशन जो है वो अपना बना लिया है। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है बट प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब ट्रेडर्स जो है उन्होंने बेरिश पोजीशन बनाया है। ठीक है, यानी कि डाउन साइड का पोजीशन बनाया है, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है, तो ओ आई राइज हो रहा है लेकिन प्राइस राइज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। ओ आई राइज हो रहा है और प्राइस भी राइज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब ये होता है कि ट्रेडर्स ने बुलिश पोजीशन एडिंग किया है, और शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है ट्रेडर्स जो है वो अपना बेरिश पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो केस है उसमें क्या हो रहा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो फॉल हो रहा है, बट प्राइस जो है वो राइज हो रहा है। ठीक है, सो अगर एक बात समझिए कि ओपन इंटरेस्ट यानी कि कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का बाइंग या सेलिंग जो एक्टिवली हो रहा था वो फॉल हो रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट फॉल हो रहा है, बट प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट फॉल हो रहा है फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बियर्स थे जिन्होंने मार्केट को गिराने की कोशिश की, वो लोग एग्जिट हो रहे हैं। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो फॉल हो रहा है लेकिन प्राइस फिर भी बढ़ रहा है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि बियर्स जो है वो डर जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी बेरिश पोजीशन बनाया है, अगर प्राइस बढ़ रहा है और जिन्होंने बेरिश यानी जिन्होंने शॉर्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो लोग एग्जिट करना चाहेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर ओ आई फॉल हो रहा है फिर भी प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको हम मिलेंगे कि बेयर्स जो है वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जब भी बेयर्स अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, सो जब भी ओ आई फॉल हो रहा है बट प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे गिनेंगे कि बेयर्स जो है वो एग्जिट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ओ आई फॉल होने के बाद भी प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बेयर्स को अपनी पोजीशन काटनी होगी क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, सो ओ आई फॉल हो रहा है प्लस फिर भी प्राइस राइज हो रहा है, तो उसको हम ऐसे गिनेंगे कि बेयर्स जो है अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, और उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, देन जो फोर्थ सिचुएशन है उसको हम बोलेंगे ओ आई फॉल हो रहा है फिर भी और प्राइस भी फॉल हो रहा है। ठीक है, सो अगर ओ आई फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली जिन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई है वो लोग क्या कर देंगे? एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ओ आई अगर फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो हम ऐसा गिनेंगे कि बुल्स जो है वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस फॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो उन्होंने बुलिश पोजीशन बनाई वो लोग एग्जिट होंगे। तो अगर ओ आई फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, जिसमें बुल्स जो है वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे होते होंगे। ठीक है, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग में जो है हम चार्ट पे ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं उनका टेक्निकल जो है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। ये जो है वो जनरली ऑप्शन सेलिंग में यूज़ होता है, राइट। सो ये चार केस आपको ध्यान में रखने होंगे कि अगर ओ आई राइज हो रहा है प्राइस भी राइज हो रहा है, तो उसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, जिसमें हम कंसिडर करेंगे कि ट्रेडर्स ने बुलिश पोजीशन अपना बनाया है। देन ओ आई राइजिंग हो रहा है और प्राइस भी लेकिन प्राइस फॉल हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रेडर्स जो है अपना बेरिश पोजीशन बना रहा है, और उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। देन ओ आई फॉल हो रहा है और प्राइस राइज हो रहा है, तो अगर प्राइस राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली कौन एग्जिट होंगे? बियर्स जो है वो एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, जिसमें बियर्स जो है अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। देन जो फोर्थ सिचुएशन है उसमें ओ आई फॉल हो रहा है प्लस प्राइस, और प्राइस भी फॉल हो रहा है, तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो ऑब्वियसली बुल्स लोग जो है वो एग्जिट होंगे, तो उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइडिंग, जिसमें बुल्स जो है वो अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं, नया टॉपिक जो है वो
अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।